हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 का ये पेपर लेके आए हैं, जिसका संकेतांक 822 ईबी है। ठीक है, इसका हम लोग OMR का जो क्वेश्चन 20 ठो होता है उसी को हम लोग सॉल्व कराएंगे। बहुविकल्पी प्रश्न जो 1 से लेके 20 तक होते हैं, एक एक नंबर के, उसी को हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न में जो पहला क्वेश्चन है वो है, कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। इसमें से बताना है कि कौन सा अभाज्य संख्या का युग्म है। तो पहले ये जानिए कि सहअभाज्य संख्या क्या होता है। ऐसे दो अभाज्य संख्याएं या ऐसी दो संख्याएं जिसमें कोई भी नंबर का भाग न जाए दोनों में, यानी ऐसा संख्या जिसका दोनों में कॉमन न मिले। जैसे ये देखिए 5,15 में देखेंगे तो 5 का भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, यानी ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। इसी तरह 7,21 में 7 का भाग जाएगा और 7 का भाग 21 में भी जाएगा, यानी ये भी सहअभाज्य संख्या नहीं है। ये देखिए 31 और 93, इसको आप देखेंगे तो 31 का भाग दोनों में जाएगा, तो ये सब सहअभाज्य संख्या नहीं है। अब ये पहला विकल्प को ध्यान से देखेंगे, 18,25, इसमें जो है कि ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, यानी जिसका भाग दोनों में चला जाए, ऐसी कोई संख्या नहीं है। जैसे 18 में 6 का भाग जाएगा, लेकिन 6 का भाग 25 में नहीं जाएगा। ऐसे जो भी संख्या होगी वो उसका भाग दोनों में नहीं जाएगा, यानी ये हमारा आपस में सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी। तो पहला विकल्प ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग कितना है। इसमें जो 144 संख्या दी हुई है, इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करिए। तो जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे 144 का, तो ये किससे किससे भाग जाएगा। ये तो आप जानते हैं कि 144 से 12 का भाग जाएगा, तो ये 12 बार, फिर 12 से भाग देंगे तो 12 कम 12, यानी कि 12 गुणे 12। फिर इस 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, इस 12 को भी 2 गुणे 2 गुणे 3। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो 2 आया है, ये 2 के खाते 4, इसको लिख सकते हैं। उसके बाद जो 3 है, 3 2 बार आया है, 3 के खाते 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ जो अभाज्य गुणनखंड आया है, इसके घातों का योग बताना है। तो घातों का योग देखिए, ये ले लेंगे और ये ले लेंगे, यानी 4 धन 2 बराबर 6। तो इसके घातों का योग जो है 6 होगा। तो जो 6 वाला विकल्प होगा वही हमारा सही होगा। तो देख लीजिए इसमें से कौन सही है। ये देखिए जो ऑप्शन बी है, विकल्प बी जो है, ये सही उत्तर होगा। 6 दिया हुआ है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, यम के किस मान के लिए समीकरण युग्म x - 2y = 3 तथा 3x + my = 1 का एक अद्वितीय हल होगा। यानी इसमें जो यम आया हुआ है, यम का ऐसा क्या मान होगा जिससे कि इस समीकरण निकाय का जो है एक अद्वितीय हल होगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है, कंडीशन जो होता है वो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब ये a1 a2 क्या है, b1 b2 क्या है, तो ये जो समीकरण है इसकी तुलना कराएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और इसकी तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इससे हम तुलना करा दें। तो ये जो 3 है इधर आएगा तो -3, c1 का मान -3 है, बराबर 0 इधर हो जाएगा। इसी तरह 1 भी उस तरफ कर देंगे। तो अगर हम तुलना कराए तो a1 का मान आएगा 1, यहाँ पर a1 का मान 1 है, तो 1 और a2 का मान 3, 1/3 हो जाएगा। फिर नॉट इक्वल टू b1/b2, b1 देखिए b1 है -2 और b2 का मान m है, तो यहाँ पे m हो जाएगा। तीरे गुणा कर दीजिए, m का गुणा 1 से करेंगे तो m नॉट इक्वल टू, ये इधर गुणा हो जाएगा, 3 दूना 6 -6, m नॉट इक्वल टू -6, यानी कि m का जो मान आया वो कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है -6 को छोड़ करके। m नॉट इक्वल टू -6, इसमें देखिए कौन सा विकल्प मिल रहा है। तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है, विकल्प सी इसका सही है। OMR सीट में सी वाला गोला को भर देंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है 2x + 3y = 18, x - 2y = 2 का हल होगा। ये जो समीकरण युग्म दिया है इसका हल पूछा जा रहा है, यानी x और y का मान पूछा जा रहा है। तो इसको तो विकल्प की सहायता से आप निकाल सकते हैं, विकल्प से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला विकल्प दिया है x = 6 y = 2, अगर मैं इन दोनों में रखूं
तो देखूं क्या ये मिल रहा है। तो जैसे ही पहले में रखेंगे तो 6 दूना 12 धन और y का मान 2 रखे, 3 दूना 6, 12 धन 6 18, ये 18 के बराबर आ रहा है। फिर यही इसमें रखें अगर तो 6 x का मान 6 माइनस 2 रखेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 6 माइनस 4 2, ये 2 के बराबर आ रहा है। यानी जो पहला वाला विकल्प है x बराबर 6 y बराबर 2, ये इस समीकरण निकाय को संतुष्ट कर रहा है। और भी आप चेक करके देख सकते हैं, वो संतुष्ट नहीं करेगा, केवल यही जो है संतुष्ट कर रहा है। तो इस तरह से हमारा पहला ही विकल्प इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसको अगर आप हल करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें आपका समय की बर्बादी होगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप विकल्प से ही इसका उत्तर पता कर लें। जब भी समीकरण का सवाल दिया रहे निकाय का और उसका हल पूछे तो आप बस विकल्प को उठाओ, x और y के मान को उसमें रखते जाओ, जहां ये दोनों संतुष्ट हो जाएंगे वही उसका विकल्प हो जाएगा। चाहे वो ऑप्शन ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कोई भी हो, उसमें से कोई एक विकल्प सही हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? पांचवा है, यक्स के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म यक्स प्लस के वाई इक्वल टू 1 तथा के एक्स प्लस वाई इक्वल टू के स्क्वायर के अनेक हल होंगे। यहाँ पे देखिए के किस मान के लिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए के है, के किस मान के लिए ये समीकरण निकाय के अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे जो ये समीकरण दिया है इसकी तुलना करा देंगे वही a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और ये वाला a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इससे हम तुलना कराएंगे। और अनेक हल होने का जो कंडीशन होता है वो होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ये जो कंडीशन होता है इसी में इसके मान को रख देते हैं। तो देखिए a1 कितना है, a1 जो है 1 है, तो 1 अपान a2, देखिए a2 है k, 1 अपान k इक्वल टू b1 है k अपान b2 का मान 1 इक्वल टू c1। जब इसको c1 प्राप्त करना है तो ये 1 इस तरफ आएगा तो -1 बटे c2, जब ये इधर आएगा तो माइनस के स्क्वायर। अब इस कंडीशन से हम k का मान निकालेंगे। तो k का मान कैसे निकालेंगे? पहले इन दोनों को लीजिए, इन दोनों को लेंगे, तीरे गुणा करेंगे तो के स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, के स्क्वायर इक्वल टू 1। तो k बराबर जैसे ही वर्गमूल लेंगे प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस भी माइनस भी। फिर यहाँ से इसको ये वाला दोनों लेंगे, इससे करेंगे अगर, ये माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर का के से गुणा, के के घाते 3 और 1 गुणे 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ से के का मान घनमूल 1 का 1 ही होगा, तो के बराबर 1 होगा। तो दोनों स्थितियों में आप ध्यान से देखिए कि के का मान दोनों में जो है, ये देखिए +1 है, इसमें भी +1 है, तो माइनस को छोड़ देना है आपको, केवल +1 दोनों में जो मिल रहा है बस वही के का मान लेंगे। तो के का मान जो है 1 हो जाएगा, +1 जो 1 है, +1 यहाँ भी +1, तो के का मान +1, ये ऑप्शन ए में करेक्ट मिल रहा है। तो इसी को आप लोग करेंगे। कुछ बच्चे गलती करेंगे, के का मान +-1 यही बी ऑप्शन चुन लेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों जो ये अनुपात दिया है, तीनों अनुपात एक बराबर होना चाहिए। तो उसके लिए जो कंडीशन के बराबर 1 रखेंगे तभी ये तीनों बराबर होगा। अगर प्लस माइनस दोनों लेके करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए के बराबर 1 ये जो है ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख। तो अब देखिए बच्चों बहुविकल्पी का क्वेश्चन नंबर 6, यदि 1/x² - 2 इक्वल टू 1/7 तो x का मान होगा। ये जो समीकरण दिया है इससे x का मान निकालना है और इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए इसको जब लगाएंगे तो दोनों का उल्टा कर दीजिए, व्युत्क्रम कर दीजिए। तो 1 जो है वो x² - 2 बराबर 1/7 जो है वो 7 हो जाएगा। फिर -2 पक्षांतर कर देंगे तो x² बराबर 7 धन 2, x² बराबर 9 और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो जैसे ही स्क्वायर को हटाएंगे तो x बराबर +-3 लेके आएगा, x का मान +-3। तो देखिए इसमें कौन सा विकल्प सही है, +-3। ये देखिए ऑप्शन सी, इसका विकल्प सी जो है सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये निर्देशांक ज्यामिति वाले चैप्टर से लिया गया है। इसमें क्या है, व्यास AB के एक वृत्त का केंद्र 2-3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है।
तो ए का निर्देशांक क्या होगा। यहाँ पे एक वृत्त का केंद्र दिया है और एक व्यास ए बी, उसका बी निर्देशांक, बी वाला सिरा का निर्देशांक दिया हुआ है। तो जब आप इसका फिगर बनाओगे ना तब आपको क्लियर होगा। देखिए मैं यहाँ एक वृत्त बना रहा हूँ, ये मान लेते हैं एक वृत्त है और बीच में इसका केंद्र है, और व्यास ए बी जो खींचा जाएगा केंद्र से ही होके जाएगा। केंद्र से होके जाने वाली जो जीवा होती है उसी को व्यास कहते हैं। व्यास ए बी हो गया और ये केंद्र ओ से जा रहा है। केंद्र, वृत्त का केंद्र का निर्देशांक 2, -3 दिया है और बी का निर्देशांक 1, 4 है। बी का निर्देशांक 1, 4। तो ए का निर्देशांक क्या होगा। तो यहाँ पर जो ए का निर्देशांक है उसको x, y मान लो, x, y। अब आप ये समझिएगा कि ए बी जो व्यास है इसका ठीक मध्य बिंदु ओ है। तो अगर ये ए और बी के निर्देशांक लेकर के इसका मध्य बिंदु का फार्मूला लगा दें, मध्य बिंदु का निर्देशांक, और वो 2, -3 के बराबर रखें तो हमें x और y मिल जाएगा। तो आपको फार्मूला होना चाहिए, पता होना चाहिए, x-1/2। ठीक है, यहाँ पे x-1/2 बराबर 2 रखेंगे और फिर y-4 y-4/2 बराबर -3। तो आप यहां से x का मान निकाल सकते हो या विकल्प पक्षांतर करके x-1 बराबर ये 2 दूना 4, x बराबर कितना आएगा, एक पक्षांतर करेंगे 4 - 1, 4 - 1 तो 3, x का मान 3 और यहां से 2 6 हो जाएगा। y-4 = -6, तो y बराबर -6 - 4 -10, तो 3, -10, 3, -10। तो देखिए कौन सा विकल्प मिल रहा है इसमें। देखिए ये विकल्प डी, ऑप्शन डी मिल रहा है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन डी वाला OMR शीट में गोला भर दीजिएगा, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये जो है त्रिभुज वाले चैप्टर से लिया गया है। त्रिभुज के चैप्टर में समरूप त्रिभुज पढ़ाया गया होगा, उसी पर आधारित है। देखिए क्या लिखा है, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आमाप आवश्यक रूप से समान न हो वो कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं इसमें से। तो ये समरूप की जो परिभाषा है, परिभाषा ये है कि ऐसे दो आकृति जो समान दिखें और उनके आमाप, आमाप का मतलब उसकी जो भुजाएं या उसका जो साइज होता है, लंबाई चौड़ाई जो भी, वो आवश्यक रूप से समान न हो। कहने का मतलब ऐसी दो आकृतियां जो आकार में समान हो और आमाप आवश्यक रूप से समान न हो तो वो समरूप कहलाती हैं। ये समरूप आकृतियां कहलाएंगी ये। क्योंकि जब आप एनसीईआरटी वाला बुक खोलोगे उसमें आपको ये इसकी परिभाषा मिलेगी, आप उसको देख लीजिएगा क्योंकि उसमें समरूप त्रिभुज पढ़ना है, ये चीज है। ठीक है, सर्वांगसम ये क्लास 9th में आप पढ़े हैं। सर्वांगसम में क्या होता है कि दो आकृतियां आकार में समान हो और आमाप भी समान हो, आवश्यक रूप से आमाप समान होना चाहिए, तब ये सर्वांगसम होता है। बाकी ये चीजें आप नहीं कह सकते क्योंकि ये समरूप के परिभाषा पर ही ये सीधे सीधे है, तो ये समरूप आकृति हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, समरूप आकृतियां। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है 3x² - 12x + k = 0 के मूल बराबर हो तो k का मान क्या होगा। ये द्विघात समीकरण वाले चैप्टर से है, इसका मूल बराबर दिया है तो इसका k का मान क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण का मूल अगर बराबर हो तो उसका विविधकर b² - 4ac = 0 होता है। जो विविधकर होता है वो 0 के बराबर होता है। अब ये a b c क्या है, उसके लिए आपको तुलना कराना होगा ax² + bx + c = 0 से। जब इससे आप इसकी तुलना कराओगे तो यहाँ से a का मान 3, b का मान -12, c का मान k ले लेंगे। तो देखिए b का मान कितना है, -12, तो यहाँ रखेंगे -12 का वर्ग, फिर -4 a है 3 गुणे c है k और बराबर 0 रखेंगे। तो ये कितना आएगा, ये वर्ग करेंगे तो 144 -4 × 12 के बराबर 0। 144 पक्षांतर कर दीजिए तो -12 के बराबर -144, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 12 से भाग दे दो तो k बराबर 144/12। इसको काट दीजिए, 12 कम 12, इसको काटेंगे तो 12 बार जाएगा, k बराबर 12। तो k का मान कितना आया बच्चों, 12 आया। तो देखिए इसमें कौन सा विकल्प मिल रहा है, ऑप्शन ए मिल रहा है, ये है इसका सही उत्तर, ऑप्शन ए। ठीक है, ये विविधकर से लगा हुआ है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है
यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। समरूप त्रिभुज, अगर आपको दो समरूप त्रिभुज दिए गए हों और इनकी भुजाओं में अनुपात जो दिया है 3:5, अगर मैं इसको कहूं कि जो इसकी भुजा है मान लीजिए A1 B1 C1 और इसका है इसके संगत A2 B2 C2, तो इनकी भुजाओं में जो अनुपात है A1/E2 और B1/B2 और C1/C2, ये तीनों समानुपाती हैं। क्योंकि ये समरूप त्रिभुज है। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। भुजाओं का अनुपात कितना दिया है 3:5, यानी 3/5 दिया हुआ है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो आपको बता दूं, क्षेत्रफलों का जो अनुपात का फार्मूला होता है ये भुजाओं का वर्ग होता है। भुजाओं के अनुपात का वर्ग ले लेंगे, यानी 3/5 का बस वर्ग कर देना, 3 का वर्ग बटे 5 का वर्ग, तो ये कितना आ जाएगा 9/25। इस पर बच्चों एक थ्योरम है, एक प्रमेय है कि किसी दो समरूप त्रिभुज में जो भुजाएं समानुपाती होती हैं तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो उन भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो 3/5 का वर्ग क्या हो जाएगा 9/25 हो जाएगा, यानी 9:25। 9:25 इसका आंसर आएगा। तो देख लीजिए इसमें कौन सा विकल्प सही है, 9:25, ऑप्शन ए आपको मिल रहा है। ऑप्शन ए ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चले, अगला क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी हो तो वह त्रिभुज कैसा होगा। वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, न्यूनकोण त्रिभुज होगा या अधिकोण त्रिभुज होगा या त्रिभुज संभव नहीं है। इसमें से कौन सा होगा ये पता करना है। तो देखिए 3, 4, 5 जो ये भुजाएं दी हुई है ये पाइथागोरियन त्रिक है। कहने का मतलब है कि इसमें जो सबसे बड़ी वाली भुजा है इसका वर्ग ले लो और जो बाकी दो भुजाएं हैं इनका वर्गों का योगफल ले लो। तो अगर इनका योगफल इसके बराबर है तब तो वो समकोण त्रिभुज होगा। तो आप यहीं से चेक करेंगे तो ये 25 आएगा, ये 9 आएगा, ये 16 आएगा और इसको जोड़ने पर 25 के बराबर आ रहा है, यानी कि ये पाइथागोरस प्रमेय को लागू कर रहा है। इसका मतलब इन भुजाओं से जो त्रिभुज बनेगा वो एक समकोण त्रिभुज अवश्य बनेगा। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज ये वाला ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हुई हो आप उनसे पहले पाइथागोरस वाले नियम को लगा के चेक कर लेना। तो यहाँ पर जो है समकोण त्रिभुज ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो गया, क्योंकि ये इसको लागू कर रहा है पाइथागोरस को, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 10 सेमी तथा 15 सेमी है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक बात मैं बता दूं, कोई भी दो समरूप त्रिभुज की जो भुजाओं में अनुपात होता है वही जो है उनके परिमापों में भी अनुपात होता है। क्यों होता है समझिए। अगर दो समरूप त्रिभुज हैं, अगर ये दो समरूप त्रिभुज हैं तो इनकी अलग अलग जो भुजाओं का अनुपात जो है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 ये अवश्य होता है, क्योंकि समरूप त्रिभुज है। अब जो है अनुपात के नियम से इनका योगफल बटे इनका योगफल, यानी A1 धन B1 धन C1 बटे A2 प्लस B2 प्लस C2, ये भी इन्हीं अनुपातों के बराबर होता है। और ये जो है भुजाएं जो A1 B1 C1 है पहले त्रिभुज की है, तो जब तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो त्रिभुज का परिमाप हो गया ये। इसी तरह से A2 B2 C2 अगर इन तीनों को जोड़ दिए तो ये दूसरे वाले त्रिभुज का परिमाप हुआ। तो जो भुजाओं में अनुपात होता है वही समानुपाते उनके परिमापों में अनुपात होता है। अब ये देखिए अनुपात दिया क्या है, परिमाप में जो अनुपात दिया है वो 10 और 15 दिया है, तो 10/15 कर देंगे और 10/15 को देखेंगे तो ये 5 दूना 10, 5 से 15 कैंसिल हो रहा है, सरल हो रहा है, यानी 2/3 आ रहा है। इसका मतलब इनकी भुजाओं में अनुपात क्या होगा 2:3 होगा। इनकी भुजाओं में नहीं निकालना है, इनके क्षेत्रफलों में अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे भुजाओं का अनुपात निकालने के बाद जब क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेंगे तो मैंने आपको बताया था कि भुजाओं के अनुपात का वर्ग कर देते हैं। तो इसका जब वर्ग कर देंगे 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, तो 4/9 हो जाएगा। क्षेत्रफलों में जो अनुपात हो जाएगा 4/9, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी ये इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्षेत्रफलों में अनुपात पूछ रहा है। अगर यही क्वेश्चन में भुजाओं में अनुपात पूछता तो 2 संबंधे 3 होता, जो कि इसमें है भी नहीं। ठीक है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात ये हो जाएगा 4 संबंधे 9। आगे बढ़े, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। tan थीटा का मान 8/15 दिया है, तो कोसेक थीटा का मान कितना होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें, यहां पर tan थीटा जब दिया है तो इसका उल्टा ले लो, इसका उल्टा cot थीटा। तो ये 8/15 का उल्टा 15/8 हो जाएगा। ठीक है, अब एक सरसमिका त्रिकोणमिति सरसमिका जो होता है वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तो त्रिकोणमिति का सरसमिका है। अब इसमें कॉट थीटा का मान यहां रख दो, तो 1 प्लस कॉट थीटा का मान 15/8 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 प्लस ये आएगा 225/64, 225/64, 64 एकम 64 धन 225/64, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 289/64। तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर है, यानी ये जो है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर आया। और स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर बनाओगे तो 17 का स्क्वायर बटे 8 का स्क्वायर, 17/8 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो कोसेक थीटा बराबर 17/8 हो जाएगा, 17/8। तो इसमें कौन सा विकल्प है बच्चों, ऑप्शन ए, विकल्प ए जो है 17/8 होगा। इसका दूसरा तरीका ये है कि ये tan जो है लंब बटे आधार होता है, तो ये लंब है ये आधार है, पाइथागोरस से कर्ण निकाल लो। कर्ण जब मालूम हो जाएगा तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो जो कर्ण आप निकालेंगे अब बटे जो है लंब 8 कर देंगे, 17/8, उससे भी ये आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या दिया है, 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा का मान कितना होगा। अब यहां से देखिए दो पक्षांतर करेंगे तो cos 3 थीटा बराबर 1/2, ये जो है cos 3 थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। और आप याद करिए 1/2 जो मान है वो किस cos कितने अंश का मान है, ये देखेंगे तो ये cos 60 अंश का मान है, cos 60 डिग्री का मान है। तो cos 3 थीटा बराबर cos 60, तो 3 थीटा बराबर 60, 3 थीटा बराबर 60, तो थीटा बराबर 3 से भाग चला जाएगा तो 20 डिग्री आएगा, थीटा बराबर 20 अंश। ठीक है, 3 से भाग दे देंगे, इससे आप निकाल लेंगे। तो थीटा बराबर 20 अंश कौन सा विकल्प है, ये सी वाला है, सी इसका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या है, दो वृत्तों के परिधियों में 3 संबंधे 2 का अनुपात है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 वृत्त है, उनके परिधियों में अनुपात दिया हुआ है, तो क्षेत्रफलों में अनुपात निकालना है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि वृत्त की परिधि 2πr होती है, 2πr। यहाँ पे 2 वृत्त है, तो एक की त्रिज्या r1 ले लो और एक का r2, तो परिधि का अनुपात 2πr1 बटे 2πr2 लिखेंगे। और ये जो अनुपात दिया है 3 संबंधे 2, 3 संबंधे 2 यहाँ पे रख दो। तो अब ये 2π कैंसिल, तो r1 बटे r2 इक्वल टू 3/2 आ गया। अब ये समझिए हमें क्या निकालना है, हमें जो है क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr², तो दोनों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा तब, πr1² बटे πr2²। r1 पहले वृत्त की त्रिज्या है, r2 दूसरे वृत्त की त्रिज्या है, तो क्षेत्रफल πr1² बटे πr2²। यहां से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये r1/r2 का स्क्वायर, और r1/r2, r1 बटे r2 कितना आया है, 3/2 आया है, तो ये 3/2 का स्क्वायर 9/4 हो जाएगा, यानी 9 संबंधे 4। तो देख लीजिए इसमें कौन सा विकल्प सही है, आपके सामने है 9 संबंधे 4, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। विकल्प डी वाला गोला OMR में भर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिए, 16 में क्या है, यदि एक समान त्रिज्या r के 2 अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है, तो इस नए बने ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। 2 अर्धगोला है, दोनों की त्रिज्या r है, तो जब 2 अर्धगोले को दोनों की त्रिज्या r है, एक समान है, जैसे ही उसको मिलाओगे तो एक पूरा गोला बन जाएगा। अब पूरे गोले का क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि आप लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर जो है दो अर्धगोले को जब मिलाएंगे तो जो पूरा गोला बनेगा उस गोले का पूरा वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर इसमें देख लीजिए, ये ऑप्शन नंबर ए है, ये जो है बिंदास ऑप्शन नंबर ए वाला गोला भर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो सांख्यिकी चैप्टर है, सांख्यिकी वाले में आप जाओगे देखोगे तो वहां पे आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक ये 3 टॉपिक पढ़ना होता है, और ये तीनों के तीनों केंद्रीय माप में आते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में आते हैं। तो कौन माप में नहीं है, तो वो आपका मानक विचलन है। मानक विचलन जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में नहीं आता है, तो ये विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो वो यही हो जाएगा। ये तीनों जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत आते हैं। ये आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 में है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। समांतर माध्य निकालना है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का। तो आपको पता होना चाहिए कि जब मैं 1 से 9 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे 1 से 9 तक, 1 धन, 2 धन, 3 धन, 4 धन, 5 ऐसे से जोड़ेंगे लास्ट में 9 तक, तो इनको जोड़ भी सकते हो। ये 6 धन 7 धन 8 धन 9 तक जोड़ भी सकते हो। और बटे क्या कर देना है, कितने हैं, कितने संख्याएं हैं, 9। समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य का फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो जो 1 से 9 तक की संख्याएं हैं उनको जोड़ दो, 9 से भाग दे दो। तो ये मैंने 45 निकाला है समांतर माध्य के नियम से। समांतर श्रेणी एक चैप्टर है, उसमें आपको ये मिलेगा। तो ये 45 बटे 9 हो जाएगा। जोड़ दीजिए, 9 8 17 6 23 5 28 4 32 3 35। देखिए इसमें क्या मिस्टेक हुआ, इसको जो है कि 9 धन 8 17, 17 धन 6 23, 23 5 28, 28 4 32, 32 3 35, 2 37, 1 38। देखिए इसमें कहीं मिस्टेक हो रहा है, 6 7 इसमें छूटा हुआ है, 6 के बाद 7 धन 8 धन 9। अब जोड़िए, 9 8 17, 17 7 24, 6 30 5 35 4 39 3 42, 2 44 1 45 बटे 9 ऐसे भी आ जाएगा, 9 5 45, 5 आ गया। तो इसमें देख लीजिए कौन सा विकल्प है, ये 5वां है, 5वां विकल्प इसका सही हो जाएगा। डायरेक्ट जोड़ करके 9 से भाग दे दोगे तब भी हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका 16 तथा माध्य 15 हो तो उसका बहुलक कितना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए लगभग हर साल ये माध्य माध्यिका बहुलक पे एक क्वेश्चन बहुविकल्पी का जरूर बनता है। तो इन तीनों में माध्य माध्यिका और बहुलक में जो फार्मूला होता है वो होता है 3 माध्यिका बराबर बहुलक धन 2 माध्य। ये फार्मूला अगर आपको याद है ना तो इस तरह का सवाल आप लगा लेंगे, जरूर याद कर लीजिएगा इसको। 3 माध्यिका देखिए कितना है, 16 है, तो 3 गुणे 16 हो जाएगा। और बहुलक निकालना है, बहुलक धन 2 माध्य, जो माध्य है 15, 15 दूना 30 हो जाएगा, और ये 16 तियां 48, और 30 पक्षांतर कर दो, -30 हो जाएगा। तो बहुलक तो घटा दीजिए इसको, तो 48 में से 30 घटाएंगे 18 हो जाएगा। तो जो बहुलक निकल के आया वो 18 हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही है इसमें, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले से निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका कितनी होगी। देखिए यहाँ माध्यिका निकालनी है, 10 प्राकृतिक संख्या है तो क्या क्या लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सीधा 10 नंबर है 1 से लेकर के 10 तक। माध्यिका का मतलब होता है मध्य वाली संख्या। अब इसमें ठीक मध्य में क्या मिलेगा, देखेंगे तो ये जो 4 पद शुरू का है और 4 पद जो है अंतिम का है, बीच में ये 2 पद है 5 और 6, इनके योगफल का आधा कर दो। ठीक है, ये बहुत ही आसान, मैं शॉर्टकट बता दे रहा हूं कि जब भी ऐसे संख्याएं दी हुई हो तो सब ठीक मध्य में आप खोज लो। तो अगर ये 10 ठो सम संख्या है तो 4 इधर 4 इधर, तो बचेंगे यही दोनों, बस इन्हीं को जोड़ दो, 5 धन 6 बटे 2 कर दो, तो ये 11 बटे 2, 6 5 11 बटे 2, और 2 से भाग देंगे तो 5.5 निकल के आएगा।
वैसे आप माध्यिका का जब फार्मूला लगाने जाओगे तो वो होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2, जब वो लगाओगे तो यही आएगा 5.5 आएगा। तो इसको आप डायरेक्ट जो है चार पद निकाल के बीच वाला जो पद है, अगर अकेला है, अगर मान लीजिए कि 1 से लेके 9 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो है, तो देखिए 4 पद ये निकाल दो और 4 पद ये निकाल दो, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो बीच में कौन सा माध्यिका मिलेगा? 5 मिल जाएगा ये। लेकिन यहाँ 10 ठो है, तो बीच में जो है दो संख्याएं मिल रही, तो दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, तो ये उसका जो है माध्यिका निकल के आ जाएगा। तो 5.5 कौन सा विकल्प है बच्चों? ऑप्शन डी मिल रहा है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ ये 20 क्वेश्चन, ये 2023 का जो ये पेपर जो ये हुआ था उसका 822 अंकांक ईबी का था, ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग और 2024 वाला जो सेट है उसके और सेट को कराएंगे, क्वेश्चन को कराएंगे, उसको देखेंगे। थोड़ा ये आप लोग का प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस रहेगा आपको तो OMR में जो आप गोला भरोगे, जो क्वेश्चन लगाओगे, वो आपके लिए कम समय लगेगा, कम समय में आप वो 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लोगे। बाकी जो 50 नंबर का सवाल लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय के क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर के, 4 नंबर के, 6 नंबर के, उसमें आपको समय लगेगा लगाने में। तो ये छोटे छोटे सवाल होते हैं, इस पे आप बेसिक कॉन्सेप्ट को आप कमांड बनाएंगे तो ये सारे क्वेश्चन को आप कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।